Hello, welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. आप में से कितने लोग हैं जिनको पानी पूरी देख के मुंह में पानी आ जाता है? क्योंकि तमिलनाडु के एक पानी पूरी वाले को ऐसे ही 40 लाख का जीएसटी नोटिस मिल गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उसने 3 साल में 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर कर दिया था। और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा था, उसमें मेजोरिटी ऑफ पोर्शन, तो इसीलिए उसको नोटिस मिल गया था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पानी पूरी वाले की इनकम कितनी होती होगी। जीएसटी की रेगुलेशन ये है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी पे करना होता है। हाउएवर देर आर सम एग्जेम्पशन, वहाँ पर ये लिमिट को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है, जैसे पानीपुरी के केस में। बट फिर भी इसको नोटिस मिल गया। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये पेनल्टी पे करेंगे? पेनल्टी है कितनी? 10,000 या फिर 10% ऑफ जो भी टैक्स ड्यू है। और जो लोग सोच रहे हो कि नहीं यार ये स्ट्रीट वेंडर्स की कमाई बहुत ज़्यादा होती है, एक बार कैलकुलेशंस पर ध्यान दे लीजिएगा। और ये खाली स्ट्रीट पर पानी पूरी बेचने से संबंधित नहीं है, मतलब उसके पास जो भी रॉ मटेरियल आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सबका टर्नओवर मिलाया जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सबको ऐसा मत बोलिए कि सबकी इनकम हाई होती है। मैंने बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स देखे हैं, चाहे वो पानी पूरी वाला हो गया, चाहे नारियल वाला हो गया, चाहे वो शॉप ओनर हो गया, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती है। फिर भी लोगों के अंदर कुछ तो एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया गया है कि नहीं सभी लोग इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, हम तो जॉब छोड़ के यही काम करने लग जाते हैं। और अगर हो सके तो आपके पास में कोई पानी पूरी वाला या कोई स्ट्रीट वेंडर है ना, उससे जाके पूछिए कि आपका दिन का कितना सेल हो जाता है, या वहाँ खड़े रह के देखिए कि आधे घंटे में कितना सेल होया। उसके बेस पे बताइए कि वो 8 घंटे में कितना सेल कर लेता होगा। एंड इवन जो लोग सपोर्ट करते हैं ना, नहीं यार वो तो खाली 8 घंटे या 2-3 घंटे वहाँ खड़ा रहता है, भाई उनकी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा ख़राब होती है। मैंने पर्सनली एक स्ट्रीट वेंडर से जाके पूछा था, पानी पूरी वाले से, कि यार आपका तो अच्छा है यार, आप खाली शाम को ठेला लगाते हो 3 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, और आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। वो बोलता है सर उसके बाद क्या होता है आपको पता है, 10 बजे बाद हमारी हालत ख़राब है, हम जाके सो जाते, सुबह में 8 बजे उठते हैं, फिर पानी पूरी बनाने का काम चालू हो जाता है। हम पानी पूरी बनाते हैं, उसका पानी बनाते हैं, और जितना भी चाहिए रहता है मटेरियल वो सब लेके आते हैं मार्केट से, और उसमें हमारा 2-3 घंटा निकल जाता है। तो आप खाली 8 घंटे देख रहे हैं, आप उसके पीछे का हार्डवर्क नहीं देख रहे। इंडिया में एक ट्रेंड है कि म्यूचुअल फंड और एस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके जो फिगर्स है ना वो ऑन द रूफ है राइट नाउ। और इसी बीच एक कांड निकल के आता है, इसी बीच एक कांड निकल के सामने आता है जहां पर एक्सिस बैंक के फंड मैनेजर वीरेश जोशी ने फ्रंट रनिंग की है। बेसिकली जोशी ने क्या किया था, जहां पर एक्सिस म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने वाला होता था, वो इन्फॉर्मेशन वो इंडिविजुअल ट्रेडर्स को और ब्रोकर को दे देते थे। ये खुलासा सामने आने के बाद जोशी और उनके 20 एसोसिएट जो इसमें शामिल थे उनको बैन कर दिया स्टॉक मार्केट से, और उनके ऊपर 30.5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है कि ये इन्होंने रॉन्गफुल गेन किया है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जोशी जी क्या करते थे, ये इन्फॉर्मेशन देते थे ना, तो ये इनकी ही कंपनियां थी, जो शेल एंटिटीज थी, शेल कंपनी थी, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती थी और वहां से पैसा निकालती थी। और इनके पास इतना पैसा इन्वेस्ट करने को आता कहाँ से था? तो ऐसा बताया जा रहा है कि दुबई में कुछ लोग थे जो इन सब चीज़ों को अंजाम देते थे, मतलब वो इन एंटिटीज़ में पैसा डालते थे और इन एंटिटीज़ से वीरेश जोशी जी कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे बिफोर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। अदानी जी की न्यूज़ है। अदानी जी का जो यूएस का सिविल केस था और क्राइम केस था, उन दोनों की इन्वेस्टिगेशन एक ही जज करेंगे। अब सिविल केस और क्राइम केस अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो अभी एक ही जज के अंडर होगी। अब इसमें सिविल केस कौन सा है और क्राइम केस कौन सा है? सिविल केस वो है जहां पर अदानी जी ने $250 मिलियन की ब्राइब किए इंडियन ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और क्राइम केस वो है जहां पर उन्होंने इस फंडिंग से 2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अचीव किया है, और 2 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट को वहां पर रिप्रेजेंट करके वहां के इन्वेस्टर से पैसा निकाला। तो जो पैसा निकाला है ना वो क्राइम केस में, मतलब उन्होंने यूएस से इंडिया पैसा लेके आए। अब देखते हैं ये प्रोसीडिंग कहाँ तक जाती है। ऐसा बताया जा रहा है अदानी जी की ओर से कि ये कुछ भी नहीं, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है और हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। मेरे पड़ोस में एक बच्चा हुआ था और उसका नाम अश्नीर रखा जाने वाला था, पर अब वो नहीं रखने वाले, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर ने अपना नाम ट्रेडमार्क करवा लिया है। ट्रेडमार्क से मतलब ये है कि उस नाम को एज इट इज़ अगर अश्नीर ग्रोवर दोनों चीज़ें यूज़ करेगा तो फिर उनका ट्रेडमार्क है, मतलब उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं, इनसे पहले अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, काजोल, अजय देवगन, इन्होंने भी करवाया है। बट अब नए लोग जो अश्नीर करके नाम रखने वाले अपने बच्चों का, वो क्या करेंगे? क्या इस पर राइट हो सकता है क्या वैसे, मतलब ट्रेडमार्क राइट? पता नहीं, मुझे कमेंट बताइए। आप सब लोग फ़ोन पे को जानते हैं, बट अश्नीर जी जहाँ से रिज़ाइन करके आए भारत पे को जानते हैं? कुछ लोग जानते रहेंगे। तो भारत पे ने जो अपने 49% स्टेक थे यूनिटी एसएफबी में, वो कम किए, मतलब उनको सेल किया है। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि एसएफबी की जो वैल्यूएशन बताई जा रही है कि वो 800 से 900 मिलियन डॉलर है। तो अभी जो इनका करंट स्टेक है भारत पे का वो 49% है, और उसको रिड्यूस करके 10% तक ले जाने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने बोला है
कि कोई भी ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो और उनका आईपीओ आने वाला हो, उसमें किसी एक की होल्डिंग 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या आपने एसएफबी यूनिटी का नाम सुना है? नहीं सुना है? क्या आपने ये देखा है कि आपके डिफरेंट अकाउंट है और उन सबका बैलेंस ट्रैक करने के लिए आपको डिफरेंट ऐप्स खोलनी पड़ती है या फिर मैन्युअली टेली करना पड़ता है? बट क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसी ऐप हो जहाँ पर सारे बैंक अकाउंट का बैलेंस एक ही डैशबोर्ड पर दिख जाए? तो ये जो यूनिटी एसएफबी है ना, ये वही ऐप है, ये वही काम करती है बेसिक। अब इनको जो 10% तक स्टेक लेके आने, वो ये नहीं कि रातों रात लेके आने या फिर एक साल में लेके आने। इनके पास बहुत टाइम है, मतलब 2029 तक ये करना है। तो धीरे धीरे करके ये लोग स्ट्रेटजिक सेल करेंगे। अब किसको करेंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। चाइना ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कर ली है। उन्होंने सैटेलाइट से इंटरनेट धरती पर भेज दिया है। इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग की कोई बात नहीं है। उसकी स्पीड 1000 गीगाबिट्स थी, जो अराउंड 1000 टाइम्स फास्टर है। अभी 1 गीगाबिट्स की स्पीड चल रही है ना, मतलब 100 Mbps। अब ऐसा बताया जा रहा है कि उनके जो सैटेलाइट, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है, वो दुनिया के अराउंड घूमेंगे और सबको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे चीपर। कुछ लोग बोलेंगे डाउनलोड स्पीड नहीं आती यार, वहाँ से क्लाउड भी आ जाते बीच में। बट क्लाउड एक जगह पे होगा ना, बाकी दूसरी जगह तो नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है ना कि उन्होंने मल्टीपल ऐसे सेंटर्स डाल दिए। सेंटर्स मतलब जहाँ पर वहाँ से डायरेक्टली इंटरनेट आता है और वहाँ से फिर आपके घर पे आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो आपके आसपास 2-3 सिटी है, सब जगह उन्होंने सैटेलाइट डाल रखा और फिर वहाँ से उन्होंने नेटवर्क बिछा रखा। हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी, बट इतना फास्ट इंटरनेट है तो कुछ भी हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जियो कैसे कम्पीट करता है अगर सैटेलाइट इंटरनेट आता है तो। वो भी तो कुछ सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं, तो हो सकता है वो अच्छे से कम्पीट कर पाए। हावेवर मुझे क्या लगता है कि अभी जो वोडाफोन इंडिया ने अभी अपने रिपेमेंट किया है और वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है 5G के अराउंड, 4G के अराउंड, उनका क्या होगा अगर सैटेलाइट इंटरनेट आ गया तो? क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट आ गया ना तो कॉलिंग भी हो पाएगी ना, बहुत सारी चीज़ें हो पाएगी। एयरटेल का क्या होगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। सिम कार्ड यूज़ नहीं करना है आपको, वर्चुअल सिम कार्ड कहीं मिल जाएगा। देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल है, उनकी एक इन्वेस्टमेंट फर्म, वहाँ से $65 मिलियन ओयो को फंडिंग मिली है। मतलब 550 करोड़ की फंडिंग मिली है। इससे पहले रितेश अग्रवाल जी के पास 30% शेयर हुआ करते थे ओयो के, अभी उनके पास 32% हो जाएंगे। मतलब उनको लगता है कि ओयो अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अब पता है ये जो फंडिंग मिली है ना, ये ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में एक्सपांशन के लिए यूज़ किया जाएगा, ये बेसिकली यूएसए में भी एक्सपांड कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ओयो जैसे इंडिया में चलता है वैसे यूएसए में चल पाएगा? क्या वहाँ भी यही प्रॉब्लम है क्या? देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये लोग क्या करने वाले, इस पैसे से 6 मोटेल वहाँ पर एक्वायर करने वाले, मतलब खरीदने वाले हैं। इसकी वैल्यूएशन पहले $2.3 बिलियन थी, जो भी $3.8 बिलियन हो जाएगी। मतलब वैल्यूएशन तो बड़ी है यार, डेफिनेटली, मतलब वर्थ भी है, यूँ समझ लीजिए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। आप सब लोग चाय पीते हैं? नहीं पीते, कोई बात नहीं, पीना चालू। वादाम करके एक टी की कंपनी है जिसने हमारा लॉस 68% रिड्यूस किया है फाइनेंशियल 2024 में। अच्छी बात है, इनकी रेवेन्यू बढ़ी है, लॉस कम हुआ है, मतलब प्रॉफिट तो नहीं आया है अभी तक। इनकी रेवेन्यू पहले 210 करोड़ हुआ करती थी, जो भी 235 करोड़ हो गई, मतलब 12% का इंक्रीमेंट आया है इसमें। और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में 68% का इंप्रूवमेंट आया है। पिछले साल इनके लॉसेस 55.2 करोड़ थे, अभी 17.7 करोड़ हो गए हैं। और इन्होंने 5% एक्सपेंसेस मैनेजमेंट भी किया है, मतलब जो एम्प्लॉय पर ये लोग जो पैसा खर्च कर रहे थे वो 5% से रिड्यूस किया है। और अब ये 252.7 करोड़ ये स्पेंड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़। इसमें मेजोरिटी ऑफ पोर्शन किसको जा रहा है? फील्ड लेवल एम्प्लॉय को या फिर टॉप के एम्प्लॉय को? बेसिकली ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग ग्लोबली एक्सपांड करेंगे। बट क्या फॉरेन वाले चाय पीना पसंद करेंगे? बहुत टफ क्वेश्चन है भाई। वहाँ पर कॉफ़ी कल्चर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी कल्चर। अब देख लेते हैं Arya.ag का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो भी हाईलाइट ही है। इनके रेवेन्यू में 106% की ग्रोथ हुई है और अभी 4100 करोड़ पहुंच चुकी है। इनका नेट प्रॉफिट पहले 7.6 करोड़ हुआ करता था, जो भी 19 करोड़ हो गया है। मतलब 2.5 गुना इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है भाई। लॉसेस नहीं, प्रॉफिट और रेवेन्यू भी अच्छा इंक्रीज हुआ है। इनके पास टोटल मिला के 22,800 कमोडिटी है। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, ये लोन देती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके पास नियरली 0 NPAs है, मतलब 0 लोग हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब पेमेंट नहीं कर सकते। इन्होंने टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में 12,800 करोड़ का लोन दिया है भाई, जिसमें ऑनलाइन कॉमर्स को इन्होंने 4,500 करोड़ का लोन दिया है। मतलब कितना लोग लोन पर ऑनलाइन परचेसेस कर रहे हैं, सोच लो भाई। ये लोग बोल रहे हैं डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। स्प्लिंटली ने 3.5 करोड़ का सीड राउंड में फंडिंग उठाई है। ये बेसिकली 2017 में फाउंड की थी, जो रोहिन पार्कर और मालकॉम डिसूजा ने बनाई थी ये कंपनी। इनके पास 500 से ज़्यादा यूजर्स है और 5 लाख से ज़्यादा कस्टमर है। ये कंपनी करती क्या है पता है?
ये स्मार्ट बिल्डिंग करती है और एक्सेस कंट्रोल करती है, मतलब क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग करती है, मतलब क्लाउड पे कुछ चीज़ें रहती है, वहाँ से कंप्यूटर को और बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। नॉट एग्जैक्टली कंप्यूटर, बट कंप्यूटर के पीछे के जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो, मतलब आपको कुछ टास्क एग्जीक्यूट करना है, जब आप नहीं रहे आपको कुछ रिपोर्ट सेंड करनी है, उसके लिए आपको ऑटोमेशन चाहिए, तो वो ये चीज़ करके देती है। इन्होंने अभी तक $5.36 मिलियन का फंड उठाया है मार्केट से। अगर मैं उठाने जाऊँ तो मैं कितना उठा सकता, मैं ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता क्योंकि मुझे बैक पेन हो जाएगा, इसलिए रहने देते हैं। एक्सेस कंट्रोल का मार्केट फ्यूचर में $15.2 बिलियन का होने वाला है 2029 तक, जिसमें 7.8% की CAGR से बढ़ोतरी होगी। मतलब कोई आदमी इसमें जाके अपना करियर बनाना चाहे तो देख सकता है कि इसकी मार्केट की टोटल कैपिटलाइजेशन कितनी होने वाली है। और वहीं पर स्मार्ट बिल्डिंग की मार्केट 2032 तक 12.3% CAGR के साथ बढ़ेगी और उसकी वैल्यूएशन $247 बिलियन तक हो जाएगी। वैसे स्मार्ट बिल्डिंग तो मुझे भी लगता है बहुत सारा बढ़ेगा, क्योंकि होम ऑटोमेशन आएगा और बहुत सारे ऑटोमेशन आएंगे AI आने के बाद। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। Consint.ai ने 5 करोड़ की फंडिंग सिक्योर की। ये कंपनी क्या करती है, जो भी जैसे आप लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, अब इंश्योरेंस को प्रोसेस करने के लिए कोई आदमी बैठा रहता है, वो डॉक्यूमेंट चेक करता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है, तो ये AI पावर्ड टेक्नोलॉजी बनाती है जो डॉक्यूमेंटेशन चेक करने में सब चीज़ों में ऑटोमेशन लाती है, और इसकी एक्यूरेसी 95% तक बताई जा रही है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो फ्रॉड वाले जो क्लेम आते हैं उनको ये रिजेक्शन भी जल्दी जल्दी कर पाती है, और प्रोसेस में बहुत फास्ट हो गया है। जो पहले 5 दिन में काम होता था वो अभी 3 दिन में हो पा रहा है। और 2022 से लेकर अभी तक इन्होंने 20 मिलियन क्लेम प्रोसेस किए हैं। इंडिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यहाँ पर भी ये चीज़ ऑपरेट करती है, और इन्होंने अभी तक $250 मिलियन के जो क्लेम थे वो प्रोसेस किए हैं। अब रिजेक्ट कितने किए वो नहीं बताया गया है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। बॉर्डर प्लस एक कंपनी है जो टैलेंट के ब्रिज को, गैप को कम करेगी, जो कंपनी को चाहिए। मतलब बेसिकली जैसे आपको पता है ना कि बहुत सारी कंपनीज को हायरिंग करनी होती है और उनको स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, मतलब सारी कंट्रीज़ में वहाँ से वो टैलेंट लेके आएगी और जिनको चाहिए उनको सप्लाई करेगी। और इनका मार्केट का फोकस कहाँ होने वाला है, हेल्थ केयर सेक्टर जो जर्मनी में है उसके ऊपर, और ये हॉस्पिटलिटी बिजनेस, रिटेल टीचिंग बिजनेस, और रिकंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और ट्रकिंग सेक्टर्स में भी एक्सपांड करने वाले हैं। ये लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कल्चरल प्रिपरेशन करेंगे, मतलब वहाँ पर कैसे रहना है, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये कुछ स्कूल मॉडल भी लेके आने वाले हैं जिसमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी, मतलब स्कूल से ही सबको ट्रेन कर दो भाई। बट ये सही भी है ना, होना भी चाहिए। और इन्होंने ऐसा बताया है कि आपको इसके लिए 2 लाख इन्वेस्ट करने होंगे, और जब आपका प्लेसमेंट हो जाता था वो 2 लाख रुपए आपको रीइंबर्स कर दिए जाएंगे। तो ये लोग कमाएंगे कैसे, ये कंपनी से कमाएंगे, क्योंकि कंपनी को ये टैलेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, पहले तो उनको सिखाएंगे, उस लेवल पे ले जाएंगे, और अगर उसका प्लेसमेंट हो जाता है तो उसको उसका पैसा वापस दे देंगे। बट बढ़िया, अभी अगर कोई आदमी उस टाइप का कैपेबल है तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। एक्सेल ने $650 मिलियन का फंड लॉन्च किया है जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के स्टार्टअप्स को मिलेगा। एक्सेल मतलब सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल से अच्छी धुलाई होगी, तो जो भी अच्छी धुलाई कर सकेगा उन सबको ये फंड मिलेगा। ऐसा नहीं है, एक्सेल करके एक कंपनी है जो IT फर्म है, तो उसने क्या है, इंडिया के या फिर साउथ ईस्ट एशिया में जो स्टार्टअप्स है जिनको फंडिंग चाहिए होती है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी निकाली है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने एम किया है कि ये $3 बिलियन तक फंडिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि ये फंडिंग हो गई बाद में कोई फंडिंग नहीं देंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप में से कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या जिनके पास बहुत अच्छी स्किल सेट है और वो सोचते हैं कि वो आगे निकल सकते हैं, तो डेफिनेटली दे हैव टू ट्राई इट आउट। बेसिकली ये लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंज्यूमर टेक सॉल्यूशन, फिनटेक इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, इन वाली फील्ड के ऊपर ये लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसा नहीं कि इन्होंने एसएल ने इससे पहले इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने पहले फ्लिपकार्ट में, फ्रेशवर्क्स में, स्विगी में, urban कंपनी में, जेटवर्क में, इनमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा स्विगी और ब्लैकबक्स IPO थे, वहाँ पर भी इन्होंने अच्छा खासा एग्जिट लिया है, मतलब इनकी अच्छी खासी हिस्ट्री है पहले से। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ट्रंप ने बेसिकली मेलोनी को डेट के लिए इन्वाइट किया है, जहाँ पर वो लोग मूवी देखेंगे और डिनर करेंगे। और ये न्यूज़ मैंने इसलिए कवर की है क्योंकि जो लोग वाकई में मोदी जी की चिंता करते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सीरियस हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि मैं ये न्यूज़ क्यों कवर कर रहा हूँ। और जिनको नहीं समझ में आया उनको बता देता हूँ कि मेलानी क्या है, इटली की प्रेसिडेंट है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट और USA के प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, और वो मूवी नहीं देखेंगे, बेसिकली वो थिएटर में एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे कि हाउ US हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड व्हाट आर देयर पॉलिसीज एंड ऑल, and they will have a good dinner together and they will talk about the businesses. You know already the Italy and USA has a good connection and they do the business all the time. अगली न्यूज़ भी इटली से आ रही है। इटली ने 1.5 बिलियन यूरोस की डील की है स्पेस एक्स से। स्पेस एक्स के पास क्या टेक्नोलॉजी है रॉकेट छोड़ने के अलावा? नहीं भाई, उनके पास इंटरनेट, स्टारलिंक सैटेलाइट है ना, जहाँ से इंटरनेट भी मिलेगा। उसके अलावा स्टारलिंक उनको मिलिट्री ऑपरेशन में भी सपोर्ट करेगा। जैसे हमने पहले देखा था ना कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, वहाँ पर यूक्रेन को इन्होंने कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया था, वहाँ पर कुछ चीज़ें भेजी थी, ऐसे ही इटली को भी मिलेगी, बट इटली इसके पैसे पे करेगा। वहाँ पर भी पैसे तो पे किए होंगे बट उसका कोई रिटर्न आने की गारंटी नहीं है ना। बेसिकली ये क्या है, इंटेलिजेंस सर्विसेज द्वारा भी यूज़ की जाएगी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा भी यूज़ की जाएगी। मतलब इटली की टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होने वाली। ऑलरेडी उनके पास पैगेसिस है भाई, DSO ग्रुप का,
वो ऑलरेडी फाड़ देता है और ये आ गया तो पता नहीं क्या करेगा। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। नायका ने अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। उनकी नेट रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ आई है और उनके प्लेटफॉर्म पे टोटल मिला के 2,60,000 ट्रांजेक्शन हुए हैं। और एक और हाईलाइट है कि इनके जो शेयर प्राइस थे वो 176.5 रुपीज़ तक चले गए थे, जो 5.21% अप है। बढ़िया है, अच्छा कर रही होगी कंपनी तभी गए होंगे। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। एआई के बारे में हमेशा दो ओपिनियन चलते आए हैं और इसके बीच में लड़ाई चल रही है और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन है। एक सैम अल्टमैन का विजन है और एक इथेरियम का विजन है। सैम अल्टमैन मतलब ओपन एआई, इथेरियम मतलब विटालिक ब्यूटेरिन विजन। सैम अल्टमैन बोलते हैं कि एआई को एडवांस कर दो, सब चीज़ों में इंटीग्रेट कर दो और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करो ताकि ह्यूमन की हेल्प हो सके और जल्दी से जल्दी हम लोग सुपर इंटेलिजेंस अचीव कर पाएँ, मतलब एजीआई भी अचीव कर पाए। वहीं पर इथेरियम का बोलना है कि नहीं, इसको सब जगह इंटीग्रेट मत करो, जो अपने क्रिटिकल सेक्टर है उनको छोड़ दो और इसकी ग्रोथ से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करो कि ये कहीं पर मिसयूज़ तो नहीं हो रही या फिर ये अपने आप से कुछ चीज़ें जनरेट तो नहीं कर रही। अब ये दोनों ओपिनियन है भाई, आप क्या सोचते हैं मुझे बता दीजिए कि एआई अच्छा है या बुरा है, कुछ भी हो सकता है ना इसका। और अभी जो रीसेंट इंसिडेंट सामने आ रहा है कि एआई ने जिस प्लेयर के साथ चेस खेला उसके सिस्टम में जाके उसको चेंज कर दिया, क्योंकि जिस प्लेयर से वो खेल रहा था वो भी सिस्टम ही था, तो उसका कोड ही चेंज कर दिया या फिर उसके कोड को रीड कर लिया और उसके हिसाब से अपने एक्शन ले रहा था। यार ये तो बहुत भयंकर चीज़ हो सकती है आगे जाके। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। एसबीआई ने अपने लोन को एनहांस किया है और वो लोग स्टूडेंट को विदाउट कोलेटरल के लोन देंगे। मेरे हिसाब से अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाते हैं और रियल में ये हेल्पफुल है कि नहीं। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो मुझे बताइए कि क्या इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा और किसी ने लिया है तो उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और इसके तहत 50 लाख तक का लोन मिलेगा जिस पर 10.15% का इंटरेस्ट रेट रहेगा और इसमें कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं रहेगी। 20 लाख तक के लोन के लिए 20 लाख के ऊपर 10,000 प्लस टैक्सेस की प्रोसेसिंग फीस रहेगी। ये वही लोग अवेल कर पाएंगे जो MIT, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बेसिकली फॉरेन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस लोन को 15 साल में चुकता करना होगा और इस लोन को रिपेमेंट करने का जो पीरियड रहेगा वो कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 मंथ्स रहेगा। आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर पाएंगे इनकी वेबसाइट के थ्रू। इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट है कि जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी है वो भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.